आज 6 जनवरी 2026 है और 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चाएं तेज हैं, उनके बीच दो ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं जिन पर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर सबसे ज्यादा रहती है। पहला अपडेट महंगाई भत्ते के संभावित स्तर और उसके मर्ज होने की प्रक्रिया से जुड़ा है और दूसरा अपडेट इस बात से कि क्या जनवरी 2026 से ही आपके खाते में बढ़ी हुई सैलरी के साथ मोटी रकम आज शुरू हो जाएगी या फिर इसके लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। यहां पर मैं हर बात को सरल भाषा में रखूंगा ताकि ट्रांजिशन पीरियड, डीए की गिनती, एरियर और फिटमेंट फैक्टर का पूरा खेल आपको साफ साफ समझ में आ जाए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही स्पष्ट और काम की अपडेट्स रोजाना पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का कोई भी जरूरी बदलाव आपसे छूटे नहीं। सबसे पहले बात महंगाई भत्ते की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो हर 6 महीने में आपकी जेब पर सीधा असर डालता है। मौजूदा व्यवस्था में जब तक नया वेतन आयोग वास्तविक रूप से लागू नहीं हो जाता, तब तक 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत सैलरी मिलती रहती है और डीए तय समय पर बढ़ता रहता है। यही वजह है कि 2026 और उसके बाद के महीनों में भी डीए पर चर्चा बढ़ गई है। कई आकलनों और संगठनों की दलीलों में यह बात दोहराई जा रही है कि अगर नई सिफारिशों की घोषणा में समय लगता है और डीए बढ़ता हुआ आगे चलता रहा तो ट्रांजिशन पीरियड के अंत तक डीए एक ऊंचे स्तर जैसे 70% या उससे ऊपर के आसपास पहुंच सकता है। कुछ चर्चाओं में 74% जैसे आंकड़े भी सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह आधिकारिक घोषणा नहीं होती। यह संभावनाओं और ट्रेंड के आधार पर कहीं जाने वाली बात है। इसलिए किसी भी पक्के नंबर पर भरोसा करने से पहले सरकारी अधिसूचना और आधिकारिक बयान का इंतजार करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ट्रांजिशन पीरियड में सैलरी और डीए का क्या होगा और बाद में एरियर मिलेगा या नहीं। पुराना अनुभव यही बताता है कि नया वेतन आयोग लागू होने में जब देरी होती है तो कर्मचारियों को बीच की अवधि का अंतर एरियर के रूप में मिलता है। मतलब यह कि जब नया फिटमेंट फैक्टर, नया बेसिक पे और नई संरचना लागू होती है तो प्रभावी तारीख से लेकर लागू होने की वास्तविक तारीख तक का फर्क आपको बाद में मिल सकता है। इसमें केवल बेसिक पे का अंतर नहीं बल्कि उससे जुड़े भत्ते और रिटायरमेंट से संबंधित कुछ लाभ भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कई अलाउंस बेसिक पर ही निर्भर करते हैं। इसी वजह से लोग ट्रांजिशन पीरियड को नुकसान नहीं बल्कि पड़ी बाद में एक मुश्त भुगतान की संभावना के रूप में देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एरियर की इस गणना को मैं आपके पे लेवल या बेसिक के हिसाब से सरल उदाहरणों में भी समझाऊं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आगे इसी पर सबसे ज्यादा सवाल आने वाले हैं। अब बात उस बिंदु की जो कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है, डीए का मर्ज होना। आमतौर पर जब नया वेतन आयोग लागू होता है तब पुरानी संरचना के तहत जमा हुआ डीए एक तरह से नई बेसिक संरचना में समाहित कर दिया जाता है और फिर नई बेसिक पर डीए की गिनती नए सिरे से शुरू होती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि डीए 0 से शुरू हो जाता है। व्यवहार में इसका मतलब यह होता है कि आपकी कुल सैलरी में बदलाव फिटमेंट फैक्टर और नई संरचना के जरिए दिखाई देता है, जबकि डीए की आगे की बढ़ोतरी फिर से उसी नियमित चक्र में चलती है। इसी पर कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर डीए बहुत ऊंचा स्तर छू ले तो एक झटके में पूरा डीए समाहित करने के बजाय कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। कुछ सुझावों में यह बात रखी गई है कि 50% डीए को बेसिक में मर्ज करके शेष हिस्से को कुछ समय तक जारी रखा जाए ताकि महंगाई के दौर में अचानक झटका महसूस न हो। यह सुझाव मांग के रूप में सामने आता है, लेकिन फैसला अंततः सरकार और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी इसे विकल्प समझिए, फाइनल निर्णय नहीं।
अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जिसे लोग जनवरी से ही पैसे बरसेंगे क्या वाली उम्मीद से जोड़कर देख रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 के बाद अपनी अवधि पूरी कर चुका है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का समय चक्र माना जा रहा है, तो शायद जनवरी 2026 की सैलरी में ही बड़ी बढ़ोतरी दिख जाएगी। लेकिन विशेषज्ञों की सामान्य समझ यह है कि प्रभावी तारीख और वास्तविक लागू होने की तारीख अंतर हो सकता है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने, आंकड़े जुटाने, सुझाव लेने और पूरी संरचना प्रस्तावित करने में समय लगता है, और उसके बाद सरकार को भी उस रिपोर्ट पर निर्णय लेने में समय चाहिए होता है। इसलिए यह संभावना अधिक बताई जाती है कि सैलरी स्लिप में वास्तविक बदलाव तुरंत नहीं दिखेगा, बल्कि बाद में लागू होकर एरियर के जरिए अंतर की भरपाई हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो देरी का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। कई बार इसका मतलब यह होता है कि बाद में प्रभावी तारीख से पूरा हिसाब बराबर करके भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ एक और जरूरी बिंदु समझ लीजिए, एरियर का मतलब सिर्फ रकम मिलना नहीं, बल्कि उसके साथ टैक्स की योजना भी जुड़ी होती है। अगर एक साथ बड़ी राशि एरियर के रूप में आती है तो वो आपकी कुल आय को उस वित्तीय वर्ष में बढ़ा सकती है और उसके अनुसार टैक्स इंपैक्ट भी बदल सकता है। कई कर्मचारी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में टीडीएस या टैक्स देनदारी देखकर परेशान होते हैं। इसलिए जब बात एरियर की बात चले तो कितना आएगा के साथ साथ कैसे आएगा और किस वर्ष में आएगा भी उतना ही जरूरी सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि एरियर आने पर टैक्स इंपैक्ट से बचने के व्यवहारिक तरीके भी समझें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिल जाए तो बड़ी परेशानी बच जाती है। अब सबसे ज्यादा चर्चा वाले विषय पर आते हैं, फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी की रीढ़ यही फिटमेंट फैक्टर होता है, क्योंकि यही तय करता है कि आपके पुराने बेसिक पर कितनी गुना बढ़ोतरी होगी। अलग अलग रिपोर्ट्स, चर्चाओं और कयासों में 1.92 से लेकर 2.15 के आसपास तक के आंकड़े सुनने को मिलते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि ये सभी अभी कोडी अनुमान की श्रेणी में आते हैं। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही माना जाएगा। लेकिन इतना तय है कि फिटमेंट फैक्टर में छोटा सा अंतर भी लाखों कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव बन जाता है। खासकर निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रतिशत के लिहाज से असर अधिक महसूस होता है, क्योंकि उनका बेसिक छोटा होने पर भी गुणांक का प्रभाव उनकी कुल सैलरी में स्पष्ट दिखता है। वहीं उच्च स्तर पर भी राशि के रूप में अंतर बड़ा हो सकता है, क्योंकि बेसिक बड़ा होने पर गुणा का असर भी बड़ा होता है। अब सवाल यह है कि क्या 2026 के पहले हफ्ते में बैंक खाते में मोटी रकम दिखने लगेगी? अभी की सामान्य तस्वीर यही है कि तुरंत बढ़ोतरी दिखने की संभावना कम है, क्योंकि आयोग की प्रक्रिया, रिपोर्ट और फिर कैबिनेट मंजूरी यह सब एक साथ नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि यदि प्रभावी तारीख जनवरी 1, 2026 मानी जाती है और वास्तविक लागू होने में समय लगता है, तो एरियर की संभावना बनती है जो बाद में एक साथ भुगतान के रूप में सामने आ सकती है। यही कारण है कि लोग इसे क्रोस्टेंस कहते हैं, तुरंत लाभ ना, लेकिन बाद में बड़ा लाभ संभव। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी उम्मीदों को अफवाहों पर नहीं, प्रक्रिया की वास्तविक गति और आधिकारिक का अपडेट पर टिकाएं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हर नई आधिकारिक सूचना सबसे पहले और सरल भाषा में समझ में आए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस विषय पर गलत सूचनाएं सबसे ज्यादा तेजी से फैलती है। अब एक जरूरी बात उन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो ये के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, डीए की बढ़ोतरी सामान्य चक्र में चलती रहती है। लेकिन लागू होते ही डीए की संरचना बदल सकती है, कभी पूरी तरह समाहित करके नई शुरुआत, या फिर किसी बीच के रास्ते के जरिए
चरणबद्ध समायोजन। कर्मचारी संगठनों के सुझाव इसलिए आते हैं ताकि महंगाई के दबाव में अचानक बदलाव का असर कम हो। पर फैसला क्या होगा, यह भी किसी के लिए भी अंतिम रूप से कहना ठीक नहीं। यहां सबसे जरूरी चीज है अपडेट्स को पक्का ऐलान और चर्चा अनुमान में अलग अलग करके समझना। जो बात अधिसूचना में आए वही अंतिम मानी जाए। बाकी बातों को दिशा संकेत की तरह देखें, लेकिन भरोसा तभी करें जब आधिकारिक पुष्टि हो। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल भी समझिए। अगले कुछ महीनों में जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखेंगी वे हैं आपका पे लेवल, आपका वर्तमान बेसिक और आपकी सैलरी स्लिप में दिखने वाले घटक। क्योंकि जब भी नया ढांचा लागू होगा गणना का आधार यही बनेगा। अब चाहे तो अभी से अपनी पुरानी सैलरी स्लिप और बेसिक पे का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें ताकि एरियर या फिक्सेशन के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत बार लोगों को बाद में अपने ही दस्तावेज खोजने में समय लग जाता है और शिकायत सुधार में देरी हो जाती है। इसलिए तैयारी आज से होगी तो लाभ कल तेज मिलेगा। इस तरह की जरूरी तैयारी वाली बातें अगर आप नियमित रूप से चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। अब आखिर में दोनों खुशखबरी को एक लाइन में समझ लें। पहली खुशखबरी यह है कि डीए आगे भी बढ़ता रह सकता है जब तक नया आयोग लागू नहीं हो जाता, और इसी कारण ट्रांजिशन पीरियड में आपकी कुल आय का एक हिस्सा लगातार राहत देता रहेगा। दूसरी खुशखबरी यह है कि यदि नई सिफारिशों के लागू होने में देरी होती है तो उसका मतलब यह नहीं कि आपका इकार खत्म हो गया। अक्सर प्रभावी तारीख से एरियर का रास्ता खुलता है जिससे बाद में अंतर का भुगतान संभव बनता है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर अगर यथार्थवादी और संतुलित आ गया तो सैलरी में उछाल भी देखा जा सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनके लिए हर महीने का अतिरिक्त पैसा सीधे घर के खर्च में राहत बनता है। अब देखना यही है कि सरकार और आयोग किस मॉडल को चुनते हैं, पुराने फार्मूले को या फिर कर्मचारियों के सुझावों के बीच कोई मध्य मार्ग। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, कमेंट में लिखकर बताइए कि आप किस पे लेवल में हैं और आपकी सबसे बड़ी चिंता डीए को लेकर है, एरियर को लेकर है या फिटमेंट फैक्टर को लेकर। आपकी यही जानकारी देखकर आगे की स्क्रिप्ट्स में मैं उदाहरणों को ज्यादा सटीक और उपयोगी बना पाऊंगा। वीडियो काम का लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे ही कोई नया आधिकारिक अपडेट आता है उसी आधार पर अगली जानकारी भी साफ तरीके से आपके सामने रखी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।